हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3। इसमें गॉड वर्सेस ह्यूमंस की फाइट है तो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो उसे पूरा जरूर देखना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो बुद्धा होता है वो बहुत बुरी हालत में होता है और यहाँ पे वेलकरी उसके पास आती है और कह रही होती है कि तू ठीक तो है ना। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि अभी इसी की फाइट खत्म हुई है। अगर किसी ने सीजन 2 नहीं देखा तो मैंने वो भी डाल रखा चैनल पे, वो जाके देख सकता है। और वो कहता है कि चल मैं तुझसे बाद में मिलूंगा। इधर से वेलकरी जो होती है वो कहती है कि अब हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। सीन आता है बेल्ज़ेबूब की तरफ, जिसके अंदर ओडिन जो होता है उसके साथ बैठा होता है और बहुत कर रहा होता है कि तुझे क्या लगता है कि बुद्धा ने हमारे साथ सही किया। तो वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। फिर आता है सीन वेलकरी की तरफ, जिसके अंदर वो चलते हुए जा रही होती है। तभी एक और वेलकरी आ जाती है और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वेलकरी कहती है कि अबे तू ये सब मजाक करना छोड़ेगा। तभी हमें पता चलता है ये है मार्शल नॉर्थडेमस। अगर नॉर्थडेमस तुम्हें नहीं पता तो वो है जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, बकवास करता है सही बोलूं तो। और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही इसको यंग और इमोशनल दिखाया गया है। बड़ा अजीब सा कैरेक्टर है यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर जो वेलकरी होती है वो कह रही होती है कि नोटाडेमिक्स केवल एक लौता एक ऐसा बंदा है जो कि ह्यूमन रियाम, गोल्ड रियाम और हेल रियाम, इन तीनों के दरवाजों को खोल के उसके अंदर एंटर कर सकता है, कोई और बंदा नहीं। क्योंकि गोड्स के रियम को केवल गोड्स जा सकते हैं, ह्यूमंस के ह्यूमंस में जा सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा तीनों में जा सके, लेकिन नॉर्थडेमस ऐसा बंदा है जो तीनों में जा सकता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुझे कंसीडर करती हूँ बाद में। इधर सवाल करी फिर जो होती है रिजल्ट देखती है तो उसमें 3 ह्यूमंस जीत चुके हैं और 2 फाइट गॉड्स जीत चुके हैं। इधर से जूस वगैरह भी होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि पहली फाइट तो मुझे याद है जब लीबू वर्सेस थोर की फाइट हुई थी, जिसके अंदर जो लीबू था वो काफी ज्यादा अपने आप को ओवर पावर्ड समझ रहा था और थोर के सामने टिकने की कोशिश कर रहा था वो अच्छा योद्धा, लेकिन हमारे थोर के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। उसने जब थोर को स्लैश मारा तो हमें पता चला कि वेलकरीज की जो बाकी सिस्टर है वो इनकी मदद कर रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं जीत पाया। थोर का एक अटैक और लेबो की जान खत्म। फिर दूसरी फाइट में हमें पता चलता है कि एडम और जूस की फाइट होती है, जिसके अंदर एडम की भी मदद एक वेलकरी कर रही होती है, जिसके अंदर एडम वेलकरी का पूरा इस्तेमाल करके फाइट करता है और अपने सारे बच्चों के लिए साथ में लड़ता रहता है। लेकिन इधर से जूस कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन आखिरी टाइम में वो अपने लिमिट को इतना ज्यादा क्रॉस कर जाता है जिससे कि उसकी आंखें जो होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं और वो आखिरकार जूस से हार जाता है। ये 2 हार बहुत भारी पड़ती है इंसानियत के ऊपर। लेकिन उसी के बाद तभी एंट्री होती है ससाकी कजीरो की सबसे बड़े लूजर की, पोसाइडन के सामने। जो पानी का देवता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा होता है, लेकिन हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लूजर वो तलवारबाजी में सबसे आगे था। उसको लूजर इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो कभी किसी को मारता नहीं था, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाता था, इसलिए सबसे बड़ा तलवारबाज होने के बाद भी वो सबसे बड़ा लूजर था। और उसने यहाँ पर पोसाइडन के 2 टुकड़े कर डाले। फिर हर्मेस कहता है कि वहां से हमारी हार का सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो आया दुनिया का सबसे बड़ा कातिल जैक द रिपर, और उसके सामने था हमारा डेमिगॉड हरकुलिस, जो हम सब में सब पे पावरफुल स्ट्रेंथ रखता है। यहाँ पर जो जैक द रिपर था वो अपनी चालबाजियों से हरकुलिस के ऊपर हमले करता, लेकिन हरकुलिस जो था वो आमने सामने की टक्कर लेता। हरकुलिस जो था वो बहुत ज्यादा प्योर हार्ट था और वहीं पर जैक द रिपर पूरा प्योर इवल। दोनों के बीच में कम्फी कमाल का मुकाबला होता रहा, जिसके अंदर जैक द रिपर अपर हैंड लेता, कभी हरकुलिस अपर हैंड लेता, लेकिन आखिर में हरकुलिस ने अपनी मोहब्बत में उससे कहा मुझे मार डाल, और उसने उसका सीना चाक करके हरकुलिस को हरा दिया। और यहाँ पर गॉड दूसरी फाइट आ रही। फिर फाइट हुई जापान के सबसे ताकतवर सुमो वर्सेस इंडियन गोन शिवा के बारे में। इन दोनों के बीच में भी काफी अच्छी लड़ाई चली। फाइट की स्टार्टिंग में ही शिवा को डिसएडवांटेज आने लगा। शिवा का एक हाथ टूट चुका था। दूसरी तरफ राइडन जो होता है वो अपनी पावर को एंगेज करता है, लेकिन जो शिवा होता है तभी अपनी टोर्नेडो किक्स का इस्तेमाल करते हैं और उसका मुंह फोड़ देता है। फिर यहाँ पर जो राइडन होता है वो अपनी मस्त कलर पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपनी पूरी पावर को चार्ज करता है, लेकिन जो शिवा होता है यहाँ पर तांडव का इस्तेमाल करता है और रेड फ्लेम के साथ उसका सर तन से जुदा कर देता है। और शिवा यहाँ पर उसको देखते हुए अपने हाथ को विक्ट्री के साथ जाता है और ह्यूमंस यहाँ पर हार जाते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग पूरी बैकलैश में आ जाते हैं। हरमेस जो होता है वो कह रहा होता है कि फिर अगली फाइट होती थी बुद्धा के बीच में, लेकिन बुद्धा ने पार्टी बदल ली और यहाँ पर ज़ुरुफोकु को यहाँ पर बुलाया गया। ज़ुरुफोकु जो था वो साथ में काफी तगड़ी तरीके से लड़ाई किया था, लेकिन तभी यहाँ पर हेड्स के एक कमांडर ने टेक ओवर कर लिया उसके ऊपर। बुद्धा ने इंसानों के लिए पूरी ताकत लगा कर लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि आखिरी डिवाइन स्टाफ की मदद से निर्वाणा अटैक के साथ मिला के बुद्धा ने यहाँ पे विक्ट्री निकाल दी, जिससे कि ह्यूमंस फिर से बराबर आ गए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वेलकरी की छोटी वाली बहन गुल यहाँ पर आती है और कह रही होती है कि अगली फाइट के लिए क्या करना होगा। तो वो कहती है अगली फाइट में वो आएगा। तभी हम 2 बंदों को एक दूसरे के सामने देखते हैं। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं जूस जो होता है वो कह रहा होता है कि ये जो फाइट बहुत बड़ा धमाका होता है, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा जो होता है वो धमाके में से निकल के आ रहा होता है। इधर से वो जा कुछ किया भी नहीं और एरिस को ऐसे पटक दिया। एरिस कहता तू कौन है बे? तो कहता कि ये वीआईपी रूम है ना, तो एक किंग के लिए तो यही बना है ना। वो कहता है तू कौन है? तो भी एरिस फिर से आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता, वो फिर से एरिस को घुमा के फेंक देता है। तो और या बोले तो किंग ऑफ बिगनिंग नाम है किंग शिंग होंग। सारे के सारे लोग कह रहे थे अच्छा ये है चाइना का। और फिर हम लोगों को देखने को मिलता है दूसरी वेलकरी भी यहाँ पर आती है तो तभी तू प्रिंसेस। फिर बताया जाता है कि ये बात है उस जमाने की जब चाइना के अंदर एक गॉड हुआ करता था
जो कि बहुत ही खतरनाक था। उसको हराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जो भी किंग उसके सामने जाता था वो सिंगल हैंडली हार जाता था। लेकिन वहां पर एक बंदे की एंट्री हुई थी जिसने उसे तबाह करा, और वो था किंग शिन शुआन। यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा होता है कि जब किंग शिन शुआन की वहां पर एंट्री हुई थी तो सारे के सारे किंग्स ने उसके सामने बोर्ड डाउन किया था, और यहाँ पर किंग शिन शुआन जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने सारे किंग्स को झुका दिया, अब मेरी बारी है तुझे झुकाने की, तो तू मेरे सामने घुटने टेक दे। वो कहता है कि नहीं, तू इस चाइना का किंग तभी बन सकता है जब तू मुझे हराएगा, द हैमर गॉड को। तू मुझे हरा सकता है? तो कहता है कि हाँ मैं तुझे जरूर हरा सकता हूँ। तो कहता है कि आ जा तो फिर। और हम लोग देखने मिलता है यहाँ पे किंग जो होता है वो वही ची का इस्तेमाल करके यहाँ पर फाइट कर रहा होता है, जो कि रिफ्लेक्ट करती है और बाउंस बैक कर देती है पावर को। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत तगड़ी लड़ाई चलती है, 3-4 दिन लड़ाई चलती है, जिसके अंदर आखिर में शिन जो होता है वो जीत चुका होता है और वो चाइना का नया एम्परर बन चुका हो। तो पूरा चाइना उसने यूनाइट कर दिया होता है। फिर बताया जा रहा होता है कि जो इसकी पावर है बहुत ही खतरनाक। इधर से एरिस भी कह रहा होता है कि अच्छा हुआ मैं इससे फाइट ही नहीं किया, वरना अब तक तो मैं खत्म ही हो चुका होता। तब यहाँ पर हेड्स उठता और वो कह रहा होता कि तूने मेरे ही अटैक को मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट कर दिया। काफी अच्छी टेक्निक्स है, इसको डिफेंस ऑफेंस कहते हैं। तो जो शिन होता है वो कह रहा होता है कि आपको मेरी एबिलिटी के बारे में पता चल गया? तो वो कहता है कि हाँ पता चल गया। फिर यहाँ पर जो हेड्स होता है हंसना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पर शिव भी हंसना स्टार्ट कर देता है, और फिर वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने भाई का बदला ले सकूँ। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, अपने भाइयों के लिए मेरी इस फाइट को जरूर जीतूंगा। और भाई जो फिर वो अपने हाथ को उठाकर जमीन में देकर मारता है अपने हथियार के साथ। यहाँ पर जो शिन होता है वो उसको रिफ्लेक्ट बाउंस करने की कोशिश कर रहा होता है ऑफेंस डिफेंस को लेके। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है हेड्स की पावर इतनी ज्यादा ऑफेंसिव होती है कि उसके पैर गड़ते जा रहे होते हैं शिन के, और धीरे धीरे करते 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 जमीन में ही गाड़ देता है। और शी यहाँ पर धराशायी हो जाता है, उसका खून खून निकलना स्टार्ट। और हेड्स कह रहा होता है कि क्या हुआ, उठ नहीं पा रहा। और वो धीरे धीरे करके उठता है। वो कह रहा होता है कि आंखों के सामने खून आ गया है तो इस पट्टी को खोल दिया जाए क्या? और जैसे वो अपनी आंखों को खोलता है तो हम देखते हैं उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है। यहाँ पर जो फिर हेड्स हमला करता है तभी हम देखते हैं वो अपने मुंह से किसी तरीके का ब्लो छोड़ता है और हेड्स का बैलेंस खराब हो जाता है। और यहाँ पर शी को मौका देखते ही शी उसके मुंह पर घूसा मारता है, जिससे कि हेड दूर की तरफ हटता है। और यहाँ पर फिर वो कह रहा होता है कि तूने मेरे अटैक को कैसे रिफ्लेक्ट किया? फिर यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि उसकी आंखों में इस तरीके से होता है कि वो वीकनेस पॉइंटों को देख लेता है जहाँ से डिसबैलेंस किया जा सके। लेकिन हेड्स भी जो है वो भाई हेड्स है, उसकी टेक्निक को समझ जाता है, लेकिन वो ब्लो को कैसे देख सकता है, मतलब हवा को कैसे देख सकता है? तो यहाँ पर जो हेड्स होता है वो फिर से अपनी पावर के साथ अटैक करता है। यहाँ पर शी जो होता है वो फिर से वही टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये ऑफेंस डिफेंस की एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है ची को लेके, जिससे कि जो सामने वाले की ची है उसको बिगाड़ दिया जाए। ची समझ लो और जैसे ड्रैगन बॉल के अंदर होता है। और यहाँ पर हेड्स पे फिर से एक और ब्लो लैंड होता है, जिससे कि हेड्स का खून खून हो जाता है और हेड्स दूर जाके गिरता है। फिर यहाँ पर सासाकी जो होता है वो ची के बारे में एक्सप्लेन करता है थोड़ा बहुत, जो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो भी टोकिटा कहता है कि इससे तो मैं भी लड़ना चाहूंगा। द किंग से लड़ने कह रहा है, शिंग से। इधर से वैल्करी कह रही होती है कि हमारा जो बंदा है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसकी आंख जो है वो उसके लिए कर्स है। ओ मतलब एक एबिलिटी के साथ डिसएबिलिटी जरूर आती है, तो उसकी आंखें जो हैं वो कर्स भी है साथ ही साथ उसके लिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं तेरे को एडमायर करता हूँ किंग ऑफ हेल। तो वो कहता है कि मैं तेरे को भी एडमायर करता हूँ किंग ऑफ चाइना। फिर यहाँ पर हम देखते हैं पास्ट, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि ये बात है उस डेस्टिनी की जिस समय जब एक लड़का पैदा हुआ था जो था इस डेस्टिनी का प्रिंस। लेकिन जैसे ही वो पैदा हुआ तो उसे कर्स चाइल्ड बोल के छोड़ दिया गया। तभी दूसरे किंगडम ने उस किंगडम पे हमला कर दिया, जिससे कि ये किंगडम के जो किंग थे वो अपनी सेना लेके भाग गए और यहाँ पर रह गए दफा। फिर कुछ सालों बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक लड़का होता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे अंदर जाने दो। तो कह रहा होता है कि अगर तू बेटा प्रिंस ना होता तो तुझे जान से मार देता, तेरे परिवार की वजह से हम लोग क्या क्या झेल रहे तुझे समझ में भी आ रहा है? यहाँ पे बेवकूफों की तरह तेरा इंतजार करना पड़ता है हमें रोज। वो कहता है कि सॉरी, और वो अंदर चला जाता और हम देखते हैं वहीं पे तभी एक लड़की बैठी होती है और वो कह रही होती है कि अच्छा तो ये है क्या वो प्रिंस जिसको कर्स चाइल्ड कहा जाता है? तो कहते हैं कि नहीं नहीं। तो कहते हैं कि तेरे में एक थप्पड़ मार दूंगी, अभी रो पड़ेगा। तो वो रोता नहीं, वो हंस रहा होता है। वो कह रहा था कि कितना बदतमीज किस्म का लड़का है, तू रो नहीं सकता। कहते कि नहीं मैं रोता नहीं, वो हंस रहा होता है और भाई उसको वो डरा रही होती है लेकिन वो रो नहीं रहा होता। तो यहाँ पर वो कह रही होती कि अच्छा तू कर्स चाइल्ड है ना, तो तुझे मैं बनाऊंगी अब ब्लेस्ड चाइल्ड। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर इसकी रखवाली करने के लिए है, क्योंकि इसके बाप ने भेजा होता है, मतलब ये प्रिंस है तो इसके बाप ने किंग ने भेजा है इस लड़की को रखवाली करने के लिए। और यहाँ पर जब भी वो मतलब मार्केट में जाता है सामान वामान लेने के लिए, खरीदने के लिए, तो लोग उससे पैसे तो नहीं लेते लेकिन उसे धुक्कार कुत्तों की तरह रखते हैं कि ये प्रिंस नहीं है, कर्स चाइल्ड है। लेकिन हम पे देखते हैं हम लोग सब लोग उसे घूर रहे होते हैं, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो ये लेडी होती है वो अपना नाम बताती है, चुयान। वो घर लाती है और कह रही होती है कि तूने वहां पर सब लोगों के सामने ऐसा मुंह क्यों करके दिखाया? तो भी वो कह रही होती है कि क्या हुआ? वो दर्द में कुछ कर रहा होता, तो कह रहा होता कि ये मार्क्स कैसे हैं? तो कह रहा है कि ये मेरी बॉडी को मिलते हैं। तो ये बोलते कि अच्छा तेरे दिमाग में सेंसिटिविटी है। मतलब एक होता है कि हम अपना गाल टच करेंगे तो सामने वाले को टच हो जाता है, ये एक होता है कुछ लोगों के अंदर, ये एक रेयर बीमारी है काफी, लेकिन ये रियल लाइफ में भी होती है। अगर यहाँ पर किसी को चोट लगेगी तो अगर ये उसको अपनी आंखों से देख लेगा तो इसको भी दर्द महसूस होगा उस चीज का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग उबासी लेते हैं तो सामने वाले को भी उबासी आती है, या हम लोग खुजाते हैं तो सामने वाले को भी खुजली महसूस होती है। वैसे ही ये वाला भी होता है, लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल पे होता है। तो यहाँ पर जो श्वान होती है वो कह रही होती है कि तुझे अब से यहाँ पर ऐसे रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
मतलब तुझे हमेशा मुस्कुराना, कोई भी तुझे डांटे चिल्लाए मारे पीटे, तुझे हमेशा मुस्कुरा के रहना पड़ता है दूसरों के डर की वजह से कि अगर तू रोया तो कर्स चाइल्ड की वजह से तेरे यहाँ पर बुराइयां फैल जाएगी। यहाँ पर हो सकता है कि ये जो बचा कुचा किंगडम है ये भी खत्म हो जाएगा अगर तू रोएगा। तो तुझे ऐसा लगता है? नहीं, तू बिल्कुल नहीं, तुझे रोना होगा, रो। और भाई वो उसको इमोशन करना स्टार्ट कर देते जिससे कि वो रोने लगता। और रोने के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता अगले दिन जो किन होता है वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता। और फिर यहाँ पर जो श्वान होती है वो कह रही होती है कि मैंने तेरे लिए ये बनाया, और उसकी आंखों की पट्टी होती है जिसके अंदर से आर पार दिख सकता है। वो कह रही होती है कि अगर तू देखेगा नहीं तो तुझे दर्द महसूस होगा नहीं। उसके बाद वो अच्छी खुशी उसके साथ रहना स्टार्ट कर देता है। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है जो किंग होता है वो कह रहा होता है कि उस कर्स चाइल्ड को मेरे पास लेके आओ। तो यहाँ पर कुछ सैनिक आए होते हैं इन दोनों को लेने के लिए। तो यहाँ पर श्वान और कर्स चाइल्ड को लेकर आया जा रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो जिस गांव में ये रहता था उस गांव के कुछ लोग आते हैं इसको मारने के लिए, क्योंकि ये कर्स चाइल्ड है जिसकी वजह से अगर ये किंग के पास जाए तो किंग का मूड न खराब हो जाए और किंग इन लोगों को तबाह न कर दे। तो यहाँ पर उसको मारने के लिए काफी सारे सैनिक आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं श्वान जो होते हैं वो निकल आ जाती है लड़ाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर किंग कह रहा होता है कि मैं लड़ूंगा, लेकिन उसको बेहोश कर देती है, पीछे कर देती है। और फिर यहाँ पर श्वान लड़ना स्टार्ट करती है जिसके अंदर श्वान जो होती है वो काफी सारे बंदों को मारता देती है। लेकिन तभी पीछे से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है श्वान के पेट में आर पार तलवार कर दिया जाती है और कमर में भी चीड़ मार दिया जाता है जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर यहाँ पर कर्स चाइल्ड को इनको खत्म किया जा रहा होता है, लेकिन श्वान यहाँ पर आके उस बंदे की गर्दन को मरोड़ कर रख देती है जिससे कि वो मर जाता है वहां पर। शिन कह रहा तो श्वान तुम ठीक तो हो ना? तो वो उसकी गोद में लेटी होती है और वो कह रही होती है कि तू तो वैसे ही लग रहा है जैसा मेरा बेटा था। हाँ, उसको मेरे सामने मेरे से छीन लिया गया। तो भाई हाँ पर सबसे इमोशनल चीज होती है यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि अगर वो मरता नहीं तो वो तेरी एज का होता। मैं तेरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश हुई, मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपने बेटे के साथ जी रही हूँ। तो यहाँ पर जो शिन होता है वो यहाँ पर इसको माँ कह के पुकारता है जिससे कि ये सुनती है और बहुत ही पीसफुली अपनी जिंदगी को पूरा करके दुनिया से चली जाती है। उससे पहले वो वादा लेती है कि तू सबसे ग्रेटेस्ट किंग बनेगा। तो यहाँ पर फिर वो बोलता है कि मैंने तुमसे वादा किया था माँ, मैं सबसे ग्रेटेस्ट किंग बनूंगा। फिर यहाँ पर वो सारी बैटल को जीतता हुआ यहाँ पर आया और जो उसकी ची है जो कि मतलब उसकी आंखों में सेंसेशन वाला जो था उसको वो इस्तेमाल करता है अपनी फाइट के अंदर। इसी वजह से ये ग्रेटेस्ट किंग बन पाया। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एरिस कह रहा होता है हार्मियस से कि तुझे क्या लगता है हेड्स हार जाएगा? तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुझे क्या लगता है हेड्स हार जाएगा? हेड्स बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर जूस भी कह रहा होता है कि वैसे मुकाबला काफी अच्छा है लेकिन हेड्स के पास अभी भी कुछ ऐसा बच्चा है जो सामने वाले ह्यूमंस को चीड़ के रख देगा। और हेड्स जो होता है वो यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो चुका होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दोनों के टकरार बहुत खतरनाक होते हैं और वो कहते हैं किंग, वो कहता है किंग। फिर इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं बेल्जेबुब को जो कि एक क्रीचर के ऊपर यहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये क्रीचर कैसा, और वो क्रीचर उठ के आ जाता है यहाँ पर उसको मारने के लिए। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और उसको चीड़ कर रख देता है और पता क्या चलता है कि ये है एडमस। एडमस जो था वो सीजन 2 के अंदर पहले ही मतलब हेड्स के द्वारा और ज़ूस के द्वारा मारा गया था। वो इसलिए क्योंकि ये चारों भाई हैं, चारों भाइयों में सबसे ज्यादा बदतमीज यही था, तो ये लड़ाई को लेकर खतरनाक हो गया था, इस वजह से इसको मार दिया गया था। लेकिन बाद में रहम की वजह से हेड्स की इसको वापस जिंदा किया गया बेल्जेबुब की साइंटिफिक टेक्निक्स के द्वारा। फिर से सीन फाइट की तरफ आता है जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है हेड्स जो होता है वो कह रहा होता है कि तू काफी ज्यादा कमाल का है लेकिन मैं अपने भाइयों के लिए इसको जीत कर रहूंगा। और उसकी बॉडी में चारों तरफ खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो कह रहा होता है कि पोसाइडन का मुझे वो दर्द याद है जो उसने सहा है। और उसके अटैक जो होते हैं अब बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं जो कि जो शीन है वो भी उसको ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता और यहाँ पर वो ची को भी ब्लॉक कर रहा होता। तभी एरिस कह रहा होता कि वाइस यही तो चाहिए, मेरा भाई कमाल का भाई, उसने अपने ब्लड का इस्तेमाल किया यहाँ पर और उसने अपने ब्लड का इस्तेमाल करके अपने स्टाफ पे लगा लिया होता है जिससे कि अब उसका जो ब्लड मैनिपुलेशन है जो कि उसकी ब्लड की भी ताकत को होती है वो उसके स्टाफ भी इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि अब उसकी लेंथ को भी बढ़ा सकता है और किसी भी तरीके से उसे मैनिपुलेट कर सकता है। और यहाँ पर जो शिन होता है अब उसको काफी ज्यादा दिक्कत आने लगी क्योंकि शिन के ऊपर सीधा लैंड होने लगे हैं अटैक जिसकी वजह से अब वो उसको रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके अंदर ब्लड लगा हुआ है तो वो जो ऑर्गेनिक चीज है उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता और ब्लड जो है वो ऑर्गेनिक चीज है। और फिर यहाँ पर बताया जाता है कि हेड्स इतना ताकतवर कैसे है। यहाँ पर एरिस बता रहा होता है कि जब हमने वो जाइंट फाइट की थी गीगा वगैरह से वो आज भी गिनी जाती है और उसमें हम सब लोगों ने काफी ज्यादा चोटिल भी हुए थे। फिर यहाँ पर पूरी फाइट के बारे में बताया जा रहा होता है कि जैसे जुइस जो था वो यहाँ पर लीडर बना था और यहाँ पर जितने भी रेल्म थे सब टूट पड़े थे। यहाँ पर जुइस और इनके ये सारे कमांडर्स होते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है किस तरीके से पहले जवान थे तो अच्छे लगते थे। यहाँ पर एर्मेडस भी होता है जो कि नॉर्मल है यहाँ पर अभी। जूस कह रहा होता है कि यहाँ पर तो फाइट हो ही रही है लेकिन हेल के अंदर भी यहाँ के जो सैनिक है वो भी बाहर निकल के आ रहे हैं फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर जो हेड्स होता है वो पोसाइडन से कहता है कि तुम लोग बाहर संभालो, हेल को मैं संभालता हूँ। और हेल में जो बंदे हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर बताया जा रहा होता है कि गीगा से हम तो फाइट जीत गए थे, सारे जाइंटों से फाइट जीत गए थे, लेकिन जब हम हेल में आए तो हमने देखा कि यहाँ पर हेड्स ने यहाँ लाश ही लाश बिछा रखे होते और जितने भी हेल के अंदर जितने भी कैदी थे, प्रिजनर्स थे और मॉन्स्टर थे उन सबको चीड़ कर रख दिया। अकेले बंदे ने मतलब लाखों करोड़ों में बंदे मारे थे, इसलिए इसको सबसे ताकतवर बंदा कहा गया। और यहाँ पर पोसाइडन ही उससे मिलने के लिए आया था, मतलब पोसाइडन और हेड्स काफी ज्यादा करीब थे एक दूसरे के। वो कहता है कि यार मैं थक गया, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर करंट टाइम में दिखाया जाता है कि सिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और एरिस और ज़ूस कह रहे होते कि अब तो हमारा बंदा आराम से जीत जाएगा,
लेकिन तभी जूस भी कह रहा होता है कि हाँ जीत तो सकता है लेकिन थोड़ी सी फाइट हमें ध्यान से देखनी होगी। तो भी यहाँ पर एडमस भी आ जाता है और कह रहा था कि ध्यान से फाइट देखो। वो कह रहा होता कि अरे तुझे यहाँ पर कैसे, तो वो कहता है कि मुझे यहाँ हेड्स ने बचवा लिया था। तो वो कह रहे होते कि अच्छा ठीक है भाई भाई, ये तो भाई की फाइट देखने के लिए आया। तो वो कहता है कि हाँ भाई की फाइट देखने के लिए आया हूँ। और जितने भी बाकी जो माइथोलॉजी गॉड्स है अलग अलग के ऑडियंस शिवा वगैरह सब के सब फाइट देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये फाइट और कितनी लंबी चलने वाली है। और फाइट के अंदर अब जो शी है वो काफी ज्यादा टूट चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि जो उसका आर्मर है वो भी धीरे धीरे करके टूट रहा होता है। और यहाँ पर ससाकी कजीरो ये सारे बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब वो अपने टेक्निक्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसका भी रिफ्लेक्ट अब हेड्स ने निकाल लिया है। तो यहाँ पर शी जो होता है वो अपनी वेलकरी से कहता है कि चलो अब हम साथ मिलकर अच्छी सी फाइट देते हैं जो कि होगी आखिरी बिलो। वहां पर वो भी तैयार हो जाती है और कह रही होती कि ठीक है आखिरी बिलो करते हैं। तो वो कहता है कि ये है द किंग सॉर्ड और वो कह रहा होता है कि ये द हेल सॉर्ड। और हम दोनों को देखने मिलता है दोनों की दोनों तलवार सीधी लेके घुस रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे पे टकरा कर मारते हैं ना, क्रॉस वो नहीं है, सीधा लेके घुस रहे हो। तो और भाई दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराती है और हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्ट हो जाता है जिससे कि हमारा जो चिन्ह होता है उसका आधा हिस्सा गायब हो जाता है, मतलब कि एक हाथ उसका कट जाता है। और सब लोग कहते हैं कि शायद अब हेड जीत चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं शी वापस खड़ा होता है और कह रहा होता है कि मुझे सबसे ग्रेटेस्ट किंग बनना है। मैं अगर किंग ऑफ हेल को नहीं हरा पाया तो मैं सबसे ग्रेटेस्ट किंग नहीं बन पाऊंगा। मैंने अपनी माँ से वादा किया है, मैं अपनी माँ के लिए जी रहा हूँ, तो मुझे सबसे बड़े किंग को हराना होगा, किंग ऑफ हेल को। और हम देखते हैं उसकी माँ भी यहाँ पर, उसका बेटा भी यहाँ पर होता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं एक फाइनल ब्लो के लिए। दोनों के दोनों तैयार होते हैं, सारे के सारे बंदे ध्यान से देख रहे होते हैं क्योंकि ये आखिरी ब्लो है। इसके अंदर डिसाइड हो जाएगा कौन बंदा जीता और कौन बंदा हारा। सबके सब शेयर कर रहे होते हैं अपने अपने बंदों को, मतलब जो गॉड्स होते हैं वो गॉड्स को चेयर कर रहे हैं और जो ह्यूमंस होते हैं वो ह्यूमंस को चेयर कर रहे होते हैं। और सबके सब कह रहे होते हैं कि ये है डिवाइन स्टॉप और उधर से वो कहते हैं ये है किंग सोर्ड। और दोनों के दोनों जो होते हैं वो अपनी अपनी को स्पिन करते हुए लेकर आते हैं और टकरा जाते हैं। यहाँ पर ओटी टाक टोकी सारे बंदे देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि देखते हैं क्या होता है। तभी यहाँ पर जो शी होता है अपने मुंह से ची का इस्तेमाल करता है जो कि हेड्स के पैरों के कपड़ों की तरफ मारता है जिससे कि जो उसका बैलेंस है वो डिस आउट हो जाए और डिस आउट होता है। और हम लोगों को देखने मिलता है वो कह रहा होता है कि इन सब चीजों के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ, मैंने इतने सालों फाइट किया है, बचपन से बड़ा होता चला गया और मरने के बाद भी मैं यहाँ पर किंग से फाइट करने के लिए आया हूँ। किंग ऑफ हेल को आखिरकार मैं ही हराऊंगा। और हम देखते हैं वो तलवार को उसके शरीर के आर पार कर देता है और चीड़ कर रख देता है। यहाँ पर हेड्स का सारा ब्लड निकल जाता है, सारे बंदे देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वो कहता है कि पोसाइडन मैं हार गया। और वो धीरे धीरे करके ग्रीन होना स्टार्ट हो जाता है और फिर रेत बन के धीरे धीरे करके उड़ जाता है। शिंग शो हांग जीत चुका है। सब लोग हक्के बक्के रह जाते कि भाई किंग ऑफ हेल को हरा दिया। और यहाँ पर बताया जाता है कि ह्यूमंस ने एक और विक्ट्री पा ली है और सब लोग वहां चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वेलकरी को भी निकाल दिया जाता है और वो कह रहा होता है कि कैसी हो मेरी प्रिंसेस। तो कहता है कि प्रिंस आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो वो कहते हैं कि तभी तो मैं किंग ऑफ बिगनिंग हूँ। यहाँ पर सब लोग कह रहे होते कि कितनी कमाल की बैटल हुई है। आखिर में जो उसने अपनी ची का इस्तेमाल करके कपड़े से उसके बैलेंस को ऑफ किया उसकी वजह से ये जीत पाया। अदरवाइज अगर वो वहां पर ना कर पाता तो वो इन आउट पावर जो थी उसकी हेड्स की उसे खत्म कर देती क्योंकि हेड्स की पावर काफी ज्यादा पुल अप थी। तो यहाँ पर वो सब कुछ समझा दिया जाता है। ओकिटा टोकिटा सारे बंदे इस चीज को समझ जाते हैं और फिर यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है एलिस वगैरह सब रोना स्टार्ट कर देते हैं। एडमस वगैरह भी कह रहे होते कि मेरा भाई मारा चुका है। दोस्तों इसका भी दिमाग खराब हो चुका होता है। और यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि ऑफिशियली ह्यूमंस अब सबसे आगे हैं, मतलब 4v3 हो चुका है। फिर यहाँ पर जो शी होंग होता है उसको लेके आया गया होता है हॉस्पिटल में और वहां पर उसकी मरम्मत की जा रही है, मतलब कि उसको ठीक करवाया जा रहा है, मेडिकल दिया जा रहा है। इधर से सीन आता है वेलकरी की तरफ जिसके अंदर वो जा रहे होते तभी एडामस आ जाता है और वो वहां पर गुल के ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी यहाँ पर रोक लिया जाता है और वो कह रहा होता है कि वेलकरी तेरी वजह से ये हुआ है, तूने पहले मेरे भाई पोसाइडन को मरवाया और अब तूने मेरे भाई हेड्स को मरवाया, तू नहीं बचेगा। तो भी वो भाई उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से हमला करने वाला ही होता है। तभी यहाँ पर बेल्जेबब आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ओए तुझे फाइट करनी है तो अपनी जाके बारी का इंतजार कर, यहाँ पर बेमतलब की दंगे मत कर। तू अगर अपने आपको गॉड बोलता है ना तो उसकी डिग्निटी को भी इस्तेमाल कर और यहाँ पर बेमतलब की लफड़े मत लगा, ठीक है ना, चुपचाप चला जा। तो यहाँ पर बेल्जेबब उसको भगा देता है और एडमस यहाँ से चला जाता है। लेकिन बाकी तरफ हम लोग देखते सारे गॉड्स परेशान हो रखे होते हैं। सीन आता है बुधा की तरफ जिसके अंदर वो एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ पर सकातो आता है और कह रहा होता है कि अबे तो यहाँ पर अभी एंजॉय कर रहा था। कह रहा कि हाँ भाई फाइट देखिए कितनी मजेदार है भाई, मजा आ रहा था, लेकिन हमें थोड़ा बहुत जानना होगा कि प्लान क्या है। मुझे अभी समझ में आ रहा है कि ऑडिन कुछ पका रहा है। इधर से सीन आता है हेमिस की तरफ जिसके अंदर हम लोग देखने मिलता है कि वो अपने वायलिन को बजा रहा होता और बेल्जेबब यहाँ पर आता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर अगली फाइट में तू जाने की सोच रहा था लेकिन नहीं, मैं जाऊंगा इस फाइट के अंदर। तो भी सीन आता वेलकरी जिसके अंदर उसका बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता और वो कह रही होती कि ये बेल्जेबब क्यों फाइट करने के लिए आ रहा है, मुझे तो लगा नहीं था ये कभी फाइट करने के लिए आएगा, लेकिन अगर वो आ रहा है तो मैं उस बंदे को बुलाऊंगी जिसको कहा जाता है सबसे बड़ा मैजिशियन इंसानी तारीख का। और वो कोई बोर्ड खोलती है और उसके अंदर जाती है और एक बंदा देखने के लिए मिलता है और वो कहती है कि ये है दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन जिसने दुनिया को इतना कुछ दिया, इलेक्ट्रिसिटी, डीसी करंट, एसी करंट, ये सारी चीजों को सॉल्व किया और इंसान इसके सामने कुछ भी नहीं था। इसका दिमाग इतना विशाल था कि अगर इसके साथ धोखाधड़ी ना होती तो इंसान आज जहां पर है उससे बहुत आगे होता। ये है बंदा निकोला
टेस्ला। ओ भाई टेस्ला आ गया और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है इसकी भी बलकरी आ जाती है। वो कह रही होती है कि टेस्ला आप काफी अच्छे लग रहे हैं। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है चल अब तुझे एब्जॉर्ब करने का टाइम आ चुका है। और वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है टेस्ला जो होता है वो एक रोबोट बन जाता है, मतलब कि आर्मर पहन लेता है यहाँ पर फाइट करने के लिए। फिर इधर से सीन बदलता है और हम बिल्जअप के बारे में बताया जाता है जो कि है द बाल गॉड एंड द ट्राई गॉड। जितने भी गॉड्स होते हैं सब इसके पास जाने से डरते हैं क्योंकि इसको कहा जाता है कि सैटर्न ने इसको कर्ज किया हुआ है। तो कोई भी नॉन गॉड है वो इसके आसपास भी नहीं भड़कता। तो यहाँ पर ये अकेला अकेला घूमता रहता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है वो एक बकरी को खिला रहा होता है। तभी यहाँ पर लूसीफर सैमुअल ये सब आ जाते हैं और मैं सच बताऊं तो मुझे इस चीज को देखकर थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि यहाँ पर ये काफी ज्यादा अजीब और इनोइंग कैरेक्टर्स होते हैं। और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि अरे आजा हमारे साथ खेल ले और मौज मस्ती मारेंगे, ले भाई भाई भाई। वो कह रहे थे तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? तो कहते हैं बेल्जेबुल है ना? तो कहते हैं कि हाँ मैं कर्स हूँ जो सैटर्न ने दिया है। तो कहते अरे ऐसा कुछ नहीं है, सैटर्न पैटर्न तो सब मजाक की चीजें, अपन लोग मौज लेंगे। मैं हूँ लूसीफर, मौज मार दर दर दर। उसके सामने डांस वांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, जॉक क्रैक्स करते हैं। यहाँ पर बेल्जेबुल जो होता है वो यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर एक बार हंस जाता है जिसकी वजह से फिर वो कहते हैं कि हमारे साथ चल। फिर वो उसको साथ में लेकर आ जाते हैं, फिर उसको पिकनिक विकनिक करवाते हैं, उसको खाना खिलवाते हैं, मौज मस्ती करवाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहां पर वो अच्छा टाइम बिता रहा होता है। फिर काफी दिन बीत जाते हैं ऐसे साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर रात को खाना खाना खा रहे होते हैं। तभी जो बेल्जेबुल होता है वो सोता है और अगले दिन उठता है तो देखने के लिए मिलता है कि वो खून में लथपथ है, लेकिन वो कहता है मैं जिंदा हूँ। लेकिन जितने भी उसके सैमुअल लूसीफर ये सारे बंदे होते हैं ये सारे के सारे मारे जा चुके होते हैं। वो कह रहा होता है कि सही में मैं सैटर्न का कर्स हूँ। यहाँ पर वो लूसीफर को देख रहा होता है और वो रो रहा होता है। और फिर यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कह रहा होता है कि अब मैं कभी किसी से दोस्ती नहीं करूंगा और सैटर्न मैं तेरे को ढूंढ कर आऊंगा, तुझे फाड़ कर रख दूंगा मैं बीच में से। फिर हम लोगों को देखने मिलता है एक लाइब्रेरी जहाँ पर एक लड़की होती है और वो यहाँ पर आती है चलती हुई और वो कह रही होती है कि तू ये ना बेल्जेबुल। तो कहता है कि मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं कर्स हूँ। तो कहती है कि कोई बात नहीं मैं लिलिथ हूँ। तो कहते हैं लिलिथ, अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं लिलिथ जो है वो ज्यूस रिलीजन के अंदर जो एडम की बीबी है ईव उससे पहले एक बीबी बनाई गई थी जो थी लिलिथ। तो वो ये यहाँ पर माइथोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर वो कहती है कि मैं तेरे को ढूंढने में मदद करूंगी सैटर्न का, मुझे पता है कि सैटर्न ने तेरे दोस्तों के साथ क्या किया। तो कहती है कि तू जानती है लूसीफर वगैरह को? तो कहती है कि हाँ वो मेरे फ्रेंड थे। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये जगह जगह भटकते हैं, उछलते हैं मगर इन लोगों को सैटर्न का कोई भी राज नहीं मिलता। यहाँ पर रात को रोज बेल्जेबुल के लूसीफर को लेकर सैमुअल को लेकर काफी खतरनाक सपने आते हैं जिसके अंदर सैटर्न जो होता है उसको मार रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर लिलिथ जो होती है वो आती है, उसको कंफर्ट करती है, उसको कहती है कि कुछ नहीं हुआ, सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, वो मरे नहीं है। तभी वो कह रहा होता है कि काश मैं अपने दोस्तों के साथ हो पाता, काश मैं अपने दोस्तों के साथ रह पाता। और ऐसे करते करते उसकी आंखें बंद होती है और तभी उसकी आंखें खुलती है तो देखने के लिए मिलता है उसने लिलिथ के सीने में आर पार कर दिया होता अपना हाथ। वो कहता है कि सैटर्न कोई और नहीं मैं ही हूँ, मेरे को याद आ रहा है मैंने ही रात को सब तीनों पर हमला किया था और सब लोगों को खत्म कर दिया। इसका मतलब सैटर्न ने मेरे को कर्ज नहीं किया, मैं ही सैटर्न हूँ। तो यहाँ पर लिली जो होती है वो कह रही होती है कि नहीं तुझे कर्ज मिला हुआ है सैटर्न की तरफ से, तू टेंशन मत ले, तू ब्लेस है, तू अच्छा है, तू बंदा है, तू बुरा नहीं है, तू टेंशन मत ले। हम लोग एक दिन इस सैटर्न कर्ज को तेरे ऊपर से खत्म करके रहेंगे। मैं तेरे ऊपर ये स्पेल कास्ट कर देती हूँ जिससे कि तू मर ना सके और सैटर्न को खत्म किए बिना तू इस दुनिया से ना जा सके। और यहाँ पर जो लिलिथ होती है वो यहाँ पर मर जाती है और बेल्जेबुल यहाँ पर रोता रह जाता है। और फिर यहीं से जर्नी शुरू होती है बेल्जेबुल की। तो गैस ये रैग्नारोक सीजन 3 का पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी बहुत जल्दी मैं लेकर आ जाऊंगा। तो गैस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बात बता देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।